खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ भट्टी साहब, मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से क्या कोई वीडियो या ऑडियो टेप आने वाली है? क्योंकि ख़रीदो फ़रोख्त के फिर जो है वो दावे सामने आ रहे हैं और हो भी रही है ख़रीदो फ़रोख्त मेरे ख्याल में, अगर दोनों तरफ से ये इस तरह लग रहा है। उधर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कहते हैं जी कि बिल्कुल न्यूट्रल है। मरीम साहिबा इल्ज़ामात लगा रही हैं और गिलानी साहब कह रहे हैं कि जनाब बिल्कुल न्यूट्रल है। तो ये तज़ाद क्यों है इन दोनों में? इसके साथ साथ क्या वफाकी वज़ीर ख़जाना को ओहदा छोड़ना पड़ेगा? लाहौर हाई कोर्ट ने मांग ली है इनकी जो भी एक अहमियत या इनका जो कारकर्दगी है इस हवाले से हुकूमत से रिपोर्ट मांग ली है। इसके साथ साथ अद्वियात फिर से महंगी होना शुरू हो गई। मगर आज एक और डेवलपमेंट कुछ दिन एक आध दिन पहले हुई। शेख अख्तर हुसैन साहब अल्लाह करके उनको हटाने की बात की हुकूमत ने, तो खुदा करके, मगर जो वारदात होती रही उनके दौर में, क्या उसका भी कुछ हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आते हैं मरीम नवाज़ साहिबा जो कह रही है जी। और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भट्टी साहब अभी उन्होंने की है जिसमें उन्होंने कहा कि अननोन तो नहीं कहा उन्होंने, ISI का उन्होंने कहा है कि उसकी तरफ से कालें आई हैं। तो उन्होंने पहले अपना तारुफ कराया होगा इनको कि हम ISI की तरफ से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किन्होंने की है? ये अभी खाकान अब्बासी साहब थे और उनके कोई मेंबर पार्लियामेंट हाफिज अब्दुल करीम साहब थे। ये वाहिद मेंबर पार्लियामेंट और शायद खाकान अब्बासी साहब हैं। मेरी जो इतला है वो जो फ़ोन करते हैं उन पर नंबर ही नहीं आते। हो सकता है नवाज शरीफ लंदन से कराते हो, वहाँ भी नंबर नहीं आते। सबूत क्या? नो कॉलर ID नो कॉलर ID आता है। तो अगर मैं हैरान हूँ कि वो खुफिया एजेंसी वाले कैसे हैं कि इनको अपना नाम भी बना देते हैं, ओहदा भी बना देते हैं और ये भी बता देते हैं कि वोट नहीं देना। ओ भाई, ये तो मेरे जैसा बेवकूफ़ आदमी ये हरकत नहीं कर सकता। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो रही है। जरा सुनाए खाकान अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं। हमारे मुल्क में आ रहा है ISI के अफसरान टेलीफोन कर रहे हैं सेनेटर्स को। मैं फिर ये कहूँगा, नाम बिल्कुल लिए जा सकते हैं, नाम भी इनके पास हैं, लेकिन नाम लेने का यहाँ मकसद नहीं है। बट साहब मुझे सवाल कर लेने दें। अरे ये तो अजीम रिवायत है। कल आपको तो शेख रशीद साहब ने कहा था कि ISI के चीफ जो है इनका टिकट बांटते रहें, तो फिर क्यों? फिर इसमें क्या बुरी बात है? ये तो इन्हीं की रिवायत है। अच्छा, मेरी एक गुजारिश है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जब आप वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नहल किया गया, आप बताएंगे किन साहब को मिले और आपने उनको क्या कहा था? सर मैं सारी उम्र ताबेदार रहूंगा। ये क्या बात की आपने बड्डी साहब? मैं शाहिद खाकान अब्बासी जब नवाज शरीफ हुए नाअहल, अच्छा, तो उनके उस वक्त 2-3 लोग डिस्कशन थे अंडर के प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया जाए। अच्छा, आप गए और आपने क्या कहा? मैं ताबेदार रहूंगा, मुझे मौका दे। और दूसरी बात, ये कह रहे हैं नाम भी बताए जा सकते हैं और इन्हें पता है कौन है। मैं भी उस अदारे को कुछ 30 सालों से कवर कर रहा हूँ। उनके तो ओरिजिनल नाम कभी होते ही नहीं, वो तो कोड वर्ड में बात करते हैं। तो यार वो कैसी खुफिया एजेंसी है जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को फ़ोन कर रही है, नंबर भी बता रही है, अपना नाम भी बता रही है और बता रही है। इनका तो तरीका ये है, IB उसे फ़ोन करेगा तो वो कहेगा स्पेशल ब्रांच से बोल रहा हूँ, स्पेशल वाला कहेगा फ़लाँ से बोल रहा हूँ, फ़लाँ से बोल रहा हूँ। मेरा ख्याल है इन्हें इल्ज़ाम भी लगाना नहीं आता। असल बात ये है कि सारी उम्र इनके लिए फ़ोन जाते रहे, ये प्रेशर डाल के वोट लेते रहे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, चले मान लिया आपको 2 फ़ोन आए, वो किसके आए? मुझे तो इनकी बात पे यकीन नहीं है। मुझे बताएं, 180 सीटें इमरान खान साहब की थी, उनके इत्तेहादी की असम्बली में, कौमी असम्बली में, और 160 थी इनकी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो कुलिया बताएं, 160 को आपने 169 कैसे किया? पैसे दिए, टिकटें दी, बंदे खरीदे, और वो कौन से थे? और वो काले कहां से फिर उनको आई थी जो 169 हुए? यही उनसे पूछ रहा हूं ना। आप ये पूछ रहे हैं, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इनके साथ बैठ के कि जिनके पास कोई सबूत नहीं है, यहाँ तो नंबर दें, फलां बंदे ने किया, मुझे फलां बुलाया है। मुझे ये बता दें कि आप यूसुफ रज़ा गिलानी ने पैसे बांटे, उनके बेटे की मुबैना वीडियो आ गई है, उसमें मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। यूसुफ रज़ा गिलानी को बुलाएं, उनके बेटे को बुलाएं, बताएं बेटा किस किस बंदे को पैसे दिए। जिसने पैसे दिए उसको भी नाअहल कर दें, जिसने लिए उसको भी अहल कर दें। आप इमरान खान को कह रहे हैं कि इमरान खान साहब आप 16 बंदे निकाले, तो भाई आपका उन जो 16 बंदों से को नजायज़ पैसा दे के अरबों रुपए सेनेट में गया, उसको आप चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार बना रहे हैं। क्या ये दोहरा म्यार नहीं है? क्या ये कोलोफेल का तजाद नहीं है? तजाद याद करा दिया। लेकिन भट्टी साहब, एक तीसरा हल भी तो है, क्यों ना ये पेटेंट करवा लें कि ये सिर्फ यही खरीदो फरोख्त कर सकते हैं और किसी के हक नहीं है।
यहाँ तो ये है ना, जैसे पेटेंट नहीं करवा लेते, दवाई किसी ने बनाई पेटेंट करा ली, आज से मेरी है, करप्शन सिर्फ हमारी है ना। हाँ। ये यहाँ तो ऐसा कानून बनाए, मेरा है सोशल सिक्योरिटी रजिस्टर करती है, वजीर आजम नवाज शरीफ सदाबहार सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड करा ले, और कोई नाम वजीर आजम रख ही नहीं सकता, अपने नाम के साथ लगा ही नहीं सकता, इसको ये रजिस्टर मार्क करा लें अपने नाम। अच्छा। इमरान खान की बड़ी मौजी और नवाज शरीफ की मौजी हो जाएगी, ताहियात वजीर आजम नवाज, ये नाम ही रजिस्टर अपने करा ले, पेटेंट करवा ले, जैसे नराला ने कराया और 10 कंपनियों ने कराया, अपना नाम रजिस्टर करा ले वजीर आजम और करप्शन के हक को भी पेटेंट करवा ले। अच्छा, या बदनवानी के मुबैना तौर पर ये जरा सुनिएगा, एहसन इकबाल साहब भी बड़े तिल मिला रहे हैं, क्या मसला है, दिखाइएगा। तब्दीली उस दिन आएगी जिस दिन पाकिस्तान की रियासत ईमानदार हो जाएगी। जब पाकिस्तान के रियासती इदारे बेईमान होंगे, मनपसंद एजेंडे को नाफिज करेंगे, रियासती इदारों के आगे खड़ा होना हर किसी के बस की बात नहीं है। पाकिस्तान का अलमिया यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान की रियासत गैर जानिबदार नहीं हो रही, और मैं हाथ जोड़ता हूँ रियासत के आगे, रियासती इदारों के आगे। बट जब मेरा सवाल रियासत की बेईमानी का सबसे बड़ा निशान कौन है? मैं अब काजी साहब मुझे 1 मिनट दे दे, क्योंकि ये मेरे मुल्क की बात है। हाँ। मैं भी इस मुल्क का एक छोटा सा हादसा हूँ, ये जो मुझे दिया अल्लाह के करम के बाद, नबी के सदक़े के बाद इस मुल्क ने दिया। ये कह रहे हैं रियासत गैर जानिबदार नहीं हो रही, ये बेईमान, यानी कि इन्होंने उनके ईमान का ठेका दे दिया, इन्होंने अल्लाह से नया NOC ले लिया है कि ये NOC दे रहे हैं कौन बेईमान है कौन ईमानदार है। मैं आप कह रहे हैं ये बेईमान है, ईमानदार नहीं है, यानी कि पाक फौज 8 लाख फौज, जिनमें लातदाद शहादतों की मैं दास्तान लिखूं तो हर आंख नाम हो जाए। मैं उन बापों का चेहरा दिखाऊं जिनके बच्चों पे, जिनके कंधों पे 19, 22, 23 साल के जनाजे उठाए गए। मैं वो अफसर लाऊं जिन्होंने अपने साथियों को 7 गोलियां लगते हुए गिरा और हाथों में उठाया। तो ऐसा नहीं, मैं भी आपसे हाथ जोड़ता हूं, यूसुफ रजा गिलानी को ये 9 वोट ज्यादा कैसे पड़े यही बता दे। चलो वो तो सारे ही, हम भी बेईमान हैं, हम सारे ही बेईमान हैं इस मुल्क में, सिर्फ और सिर्फ आप NOC ले ले, आप ईमानदार हैं, हमें आपके NOC की जरूरत नहीं, इसको अल्लाह को फैसला करने दे, ये बता दे। काजी साहब नहीं, हाथ जोड़े नहीं, ये ज्यादती है। मरीम साहब का ट्वीट निकालने लगा, नहीं पहले उस हाथ जोड़े, लड़ाई हो जाएगी, नहीं ऐसा इकबाल साहब माफी दे दे सर, आपने 160 की जगह 169 ली, हमें वो बंदों के नाम बता दें, क्योंकि पैसे तो आपके बंदों ने दिए, वीडियो तो आपकी आई, आपने पूरी फौज को बेईमान कह दिया। ओ भाई 2-4 बंदे अगर होंगे तो उनके नाम लो, इतनी अखलाकी जुर्रत पैदा करो। लेकिन बड़ी साहब आप वजीर आजम रहे हैं, वजीर दाखिला रहे हैं, आप 5 करोड़ का वकील कर सकते हैं, आप लाख बंदे का आप जलसा कर सकते हैं, मरियम नवाज वीडियो दिखा सकती है। ओ भाई हमें तो रोजाना पंजाबी कहते हैं डाटा मारे थे, रोन भी थे, हमारे साथ तो पता नहीं क्या क्या होता है, हम तो नाम ही नहीं ले सकते। अच्छा, ये मरियम साहब का ट्वीट है, आर सेनेटर्स आर बीइंग कॉल्ड एंड आस्क्ड नॉट टू वोट फॉर PDM कैंडिडेट, सम ऑफ देम हैव रिकॉर्डेड द एविडेंस। ये तो ये कह रहे हैं, अच्छा ये कह रहे हैं न्यूट्रल है, वो कह रहे हैं अच्छा, न्यूट्रल नहीं, ये कह रहे हैं न्यूट्रल है और न्यूट्रल रहेंगे। ये वो शख्स कह रहे हैं जिनकी पार्टी के वोट 160 थे और 169 ली है। अब मुझे ये बता दें, मरियम ठीक है या हम जो असल उम्मीदवार है मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी साहब, चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं, वो सच्चे हैं। पहले तो ये PDM का बयानिया एक ले आए, फिर नून लीग का बयानिया एक ले आए। हमारा दोस्त हमजा जब भी आ रहा है, एक दफ़ा उसने एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद नहीं की। काजी साहब मुझे ये बताए, अगर ये जीत जाएं नंबर गेम में कम होने की वजह से तो एस्टैब्लिशमेंट अच्छी, अगर ये हार जाएं नंबर गेट कम होने की वजह से एस्टैब्लिशमेंट बुरी। अब मुझे बताया यहाँ इनका तो वो साहब है, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बादी, हारू तो मैं तेरी, जीतू तो तुझको पाऊं। अच्छा भाई साहब, इसमें आजकल ना ये प्रेडिक्शन बड़ा हैजर्डस बिजनेस हो गया है। जिस तरह स्टॉक मार्केट कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है, लेकिन अभी तक आज तक की जो खबरें हैं, वैसे तो वोट उनके 51 ज़्यादा हैं, इन्हें जीतना भी चाहिए, मगर खबर ये आ रही है कि 4 से 5 से जो मुस्लिम लीग नून की सेनेटर्स हैं वो इधर शायद संजरानी साहब को वोट मैं कोई हतमी नहीं कह सकता, क्योंकि ये मंडी है, मंडी की मैशत है, स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, उधर भी, क्यों जनाब। और रवायत तो खैर अपोजिशन के देखिए कादी साहब, मेरी जहाँ तक हद है, धांधली है, चाहे जरदारी करे, नवाज शरीफ करे, इमरान खान करे, मैं किसी एक धांधली को सही नहीं कहूँगा। नहीं, मैं बड़ी साहब थोड़ा सा इख्तिलाफ, मैं करूँ तो ठीक है, नहीं आप करें तो गलत है। मैं यही कह रहा हूँ ना, यहाँ तो ये है, मेरी नज़र में एक जुर्म
काजी सईद के लिए वह मेरे लिए भी जुर्म है, वो मेरे लिए नेकी नहीं हो सकती। ये मुझे ना मैंने अल्लाह का कानून देखा ना दुनिया का। मैं सिर्फ मरियम नवाज से इतना पूछता हूं कि अपने अब्बू को टेलीफोन करे, 7 समुंदर पार गए, गुड़ियों के बाजार गए, उन्हें फोन करे, पापा पापा आप पहली दफा मिनिस्टर कैसे बने थे, पापा पापा आपने पहली दफा रेफरेंडम में किसका करवाया था, पापा पापा आपको 85 में वजीर आजम किसने बनाया था, वजीर आला बनाया था, पापा पापा 3 दफा वजीर आजम कैसे बने? पाकिस्तान नहीं, फिर ये करे, पापा पापा जस्टिस कयूम ने कौन सी टेलीफोन बात पे आपकी बात मानी थी, पापा पापा सुप्रीम कोर्ट में हमला कैसे किया था, पापा पापा आप मुजरम हो गए मुल्क से कैसे भाग गए? ये भी मेरी बहन करे। हाँ, अगर नून लीग या पीडीएम के खिलाफ धांधली होगी तो हम उसको धांधली ही कहेंगे, मैं कम से कम उसको जायज नहीं कहूंगा। मरियम साहिबा आप अब साबित करें कि आपको जिन्होंने फोन किए हैं, जिस एजेंसी का नाम लिया, ये नाम है, क्योंकि एक दफा एक्सपोज हो। हम ये भी नहीं कहते कि किसी अदारे को ये हक है कि किसी शरीफ आदमी को फोन करके कि जबरदस्ती वोट इधर दे। हाँ, हैदर अली गिलानी पैसे दे के वोट कैंसिल करा दे तो वो तो लीगल है ना। साहब मैं तो हम गांधी के कब हक में थे, हम तो सारी मगर सवाल ये है कि वो हमारे शायर दोस्त थे, वो कहते थे कि बुलंद और भी नेज़ों पे ताज करना था, कि उनके साथ उन्हीं का रिवाज करना था। तो जब आपके साथ वो रिवाज आपके मुताबिक हो रहा है, मेरे मुताबिक तो नहीं हो रहा, तो फिर चीका कादरी क्यों निकल दिया ने? कादी साहब ये रवायतें किसने रखी? कादी साहब मुझे ये बताएं, ये 2007 से किससे डील करके पाकिस्तान वापस आए थे? 2008 का इलेक्शन डील का नतीजा नहीं था, मुशर्रफ साहब से। 2013 डील का नतीजा नहीं था, डील का नतीजा जब इनके वालिद मोहतरम वज़ीर आज़म बने, उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब ने कहा ये आरओ के इलेक्शन है। वो इलेक्शन ठीक है जो उस वक्त का सदर कहे। मैं ये नहीं कह रहा था किसी को ज्यादा। मोहतरमा आपने अदारों का नाम लिया, अब आप साबित करें। हाँ, अदारों को हरगिज क्या नाम था? ताकतवर से ताकतवर अदारा, अल्लाह से ज्यादा तो कोई नहीं है ना। इब्राहिम क्या नाम था उनका? इब्राहिम जो थे हमारे, इब्राहिम लिंकन? नहीं, वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे 2013 में। और यार जो भी रहे, इनकी जेब की गड़ी रहे। उन्होंने एक टीवी चैनल पे जब उनसे सवाल किया गया कि ये क्या हुआ जब आर्मी चीफ आपको मिलने आए थे आपके ऑफिस में, तो उन्होंने कहा ये सवाल ना करें वरना जो जमहूरियत है वो भी वापस चली जाएगी। ये 2013 में उन्होंने कहा, तो उसके बाद टीवी पे। काजी साहब मैं आपको फिर कहता हूँ, आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब जब आर्मी चीफ बने, मियां नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट भाई हमारा कोई तलक नहीं, कोई वास्ता नहीं है, हम आपको गारंटी दे रहे हैं, आप सियासी मामला जो मर्जी करें, फौज को आपने नहीं घसीटना, और टोटल आईनी और कानूनी तौर पे आर्मी आपके साथ है। ये आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब ने नवाज शरीफ को कहा। असल में हुआ जब हुआ डॉन लीग, ये उनके पास गए हमारी मदद करो। उन्होंने कहा जी मैंने अपने अफसरों को नहीं कहना, वो जैसे काम करते हैं वो करे। आपने वो बनाई थी, क्या बनाई थी यार, JIT, तो आप उसको फेस करें। अब मुझे बताएं, अगर फौज ये कहे कि मैंने आपकी जमहूरियत में इंटरफेरेंस नहीं करना, लेकिन आपसे मुझसे मदद मांगे कि अपने अफसरों को हमें बेगुनाह कर दे, तो ये भी मेरा जुर्म है। ये चाहते हैं क्या मुझे बताएं? कल बगैर इलेक्शन के यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन नवाज शरीफ को मुजरम होने के साथ साथ इमरान खान फौरी तौर पर रिजाइन दें और नवाज शरीफ PM हाउस बैठ के सदाबहार वजीर आजम नवाज शरीफ, ये फिर ठीक है। अली शाह साहब ने कहा था मेहर बुखारी के प्रोग्राम में कि मजीद निज़ामी साहब के होते हुए उन्होंने कहा था मेरे केसेस की पैरवी छोड़ दें, हम इससे बड़ा ओहदा आपको देंगे। ये टीवी पे पड़ा वो जो मेहर बुखारी साहब ने इंटरव्यू किया था सज्जाद अली शाह, जिनकी अदालत पे हमला हुआ था कि आप मेरे केसेस को छोड़ दें। काजी साहब ये चाहते हैं। अरशद मलिक साहब जो फौत हो गए हैं, मैं कुछ बातें नहीं कहना चाहता, कुछ बातें आपकी जिंदगी में राज होती हैं। मैंने उनसे पूछा यार कि आप सुना है कि सऊदी अरब में भी मिले, 2-3 जगह मिले, तो क्या मामला तय हुए? अब वो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। कुछ बताया उन्होंने? वैसे यार वो मैं टीवी पे नहीं बता सकता, और अल्लाह की कसम नून लीग के लिए मुश्किल होगी। ये बेवकूफ़ हैं, इन्हें नहीं चाहिए। या तो वो बुराई दूसरों में तरकीब करो जो आप में खुद नहीं है। अगर आप खुद हराम खाते हो ना, इतना बता दें उनको बुरा ना हो। उनको धमकी लगी या लालच? दोनों। और उनको जो उनकी जो टहल सेवा बांटने की ना, वो किसी ने घाटी की थी। मुझे उसकी वीडियो बनी थी,
बस मैं कुछ नहीं बता रहा। हम ऐसी बातों में पढ़ते ही नहीं है। पैना है पे दो पे। हाँ बिल्कुल 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 है, जाने दो जाने। अच्छा आप मुझे बताएं कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज कहाँ चल रहा है, माल मूल इधर दाएं बाएं, कल पता है, अब इस वक्त तो मंडी अरूज पे जा रही है, होगी मुबैना तौर पर। देखिए स्टॉक से नीचे गिर दिया, इनके सारे इन्वेस्टर इनके पास है, इनकी जेब में। बदकिस्मती मैं बार बार कहता हूँ इमरान खान की ये है कि उसने खोटे सिक्के अपनी जेब से नहीं निकाले। उन्हें इमरान खान साहब को आज तक समझ ही नहीं आई कि यार हर बंदा तारीफ करने वाला, वाह भाई वाह खान साहब, वो आपका मुखलस नहीं है, वो आपको खाई में खेल रहा है। इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इनका आप इलेक्शन सेल देख लें, मुस्लिम लीग नून का। मेरा चैलेंज है, दुनिया में ऐसा साइंटिफिक फ्रॉड का तरीका मुबैना तौर पे कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, अमेरिका में भी। आज मैं एक और देख रहा था और मुझे मैसेज भी आया, चौधरी गुलाम अब्बास जो कि पीपल्स पार्टी की पीटीआई में है, उनका हल्का 74 है गालबन। अब वो सियालकोट से, सियालकोट, उसने जो कहानी सुनाई और जिसको हमारे इमरान खान साहब ने अपने एक वीडियो ब्लॉग में डाला है, अरे वो तो पढ़ के बंदा हैरान रह जाता है, सुन के हैरान रह जाता है। कादी साहब आप पढ़ सुन के, मैं एक छोटा सा रिपोर्टर हूं, मैंने 8-10 कवर की हैं। मैंने एक गाड़ी चली वाइट कलर की पोलिंग स्टेशन से, एक गाड़ी चली 180 H से, एक ही नंबर की। वो जो पोलिंग स्टेशन से निकली वो कहीं और चले गई, जो 180 H से निकली उसमें वादे अक्सरियत से नून लीग जीत गई। ना छेड़ो मलंगा नो, कहता शरीक तो जुर्म ना होते। अगर ये बेईमानी होती रही है तो इस बेईमानी के अलामतें और पैदावार कौन है? आपने बेईमानी हमेशा करने का जो पैदाइशी हक उनका था, पेटेंट करवा लिया हमने। अब आप उनसे दरअसल कुछ लोग वो हक छीनना चाह रहे हैं। तो यकीनी बात है, मियाँ साहब की एक खूबी है, वो दूसरों का हक लेते हैं, अपना हक नहीं लेने देते। भाई बेईमानी में एक्सपर्टी उनकी है, PhD उन्होंने की हुई है, इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, थिंक टैंक फ्रड जाली। अकल है ना इसको, आप अच्छा काम भी कर। एक बंदूक है, अगर पुलिस के पास वो मुहाफज है, डाकू के पास हो तो वाजिबुल कत्ल है। तो बेईमानी में PhD उन्होंने किया। अब आप उनसे उनकी एक्सपर्टी छीन के उन्हें उस पर मात देना चाह रहे हैं। तो देखें, अब इतना चीखना उनका हक है। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रही थी, थोड़ी देर पहले बड़ी ज्यादती की थी, साढ़े बंदे तोड़। मुझे डर था कि एहसन इकबाल बहुत अच्छे आदमी है माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन उनकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भाई कॉल आई है, मुझे भी 10 कॉल हमेशा आती रही हैं, और ये कर देंगे आपने प्रोग्राम में, वो किया फलां किया। तो वट यार, गाड़ी में लेकिन दो दफा गोली चलवाई 11 पे, हाँ जी, को 5 फुट से। आज भी दुरूद शरीफ है, हमने तो कभी घर में नहीं रखे। जब से 161 का 169 हुआ है। अब मैं तो जो पेशन गोइयों के बिजनेस में तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता बड़ी साहब, ना ही कोई एनालिसिस करें। ये तो गैब का इल्म अल्लाह ताला को पता है, न जाने कौन कहाँ पे दगा दे जाए और कहाँ वफा कर। नहीं, आप मरियम नवाज साहबा को ये रिक्वेस्ट क्यों नहीं करते भाई, जिन्होंने नाम लिया है, बजाय आप पूरे इदारे को उनका नाम ले दें। अगर आपको नाम भी पता है, आपको उनके नंबर भी पता है, तो अच्छी बात है, ऐसे बंदों को एक्सपोज करें। अच्छा, साथ ये भी कहते हैं कि इदारे का कोई कसूर नहीं है, कुछ एक दो गलत लोग आके कर और पूरे इदारे को डोमिनेट कर जाते हैं। अच्छा, ये बात मुस्लिम लीग नून के वर्कर कह रहे हैं, यार हमारा क्या कसूर है, हमारा लीडर भाग गया, पैसे तो उसने कमाए हैं। फिर वो बेचारों, उनकी बात आप नहीं सुनते, क्योंकि वो बेचारे गरीब आदमी हैं, एक वोटर है, गली मोहल्ले के रहने वाले हैं। एक ब्रेक है बड़ी साहब, और बड़े सख्त रिमार्क्स भी आज आए फाजिल अदालत लाहौर हाई कोर्ट के कि ये जो आपके मशीरान हैं इनकी क्या यूटिलिटी है और क्यों लाया जाए। मगर ये एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, क्योंकि जो स्टेट बैंक में जो तब्दीलियाँ की गई हैं कवानीन में, उस पर भी हम बात करेंगे, वो भी बड़ी दिलचस्प है। उस पर डॉक्टर कैसर बंगाली की एक ट्वीट भी आपको दिखाएंगे। तो ये तो असल मालकान है इस रियासत के, और इन्हीं ने इस रियासत को पिछले 35 सालों में गोरे सेठों के पैरों में रख दिया। पता नहीं लोग यहाँ हमारे कैसे इंडस्ट्री चला रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बड़ी अहम खबरें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज लाहौर हाई कोर्ट में जो एक कुछ पिटीशन थी, उनके ऊपर रिमार्क्स जो आए वो बड़े दिलचस्प, बड़ी साहब मैं आपको सुना देता हूँ। अदालत ने जो है वफाकी सेक्रेटरी काबीना से बयान हल्फी तलब कर लिया और कहा है कि ये जो मशीरान हैं, जो नॉन इलेक्टेड हैं, ये काबीना में शिरकत नहीं कर सकते, सिर्फ वज़ीर आज़म को राय दे सकते हैं। जमहूरियत में नाकामी के बाद ऐसे लोगों को रखना ज़रूरी है। क्या हफीज़ शेख की नाकामी के बाद हुकूमत को कोई और अच्छा मैशतदान नहीं मिला है? अच्छे मुआशरे। अच्छा, अब बट साहब अब एक मैं जो आपसे थोड़ी सी अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है
कि हमने पिछले 30-35 सालों में ये WTO साइन किया, गैट साइन किया, वर्ल्ड बैंक IMF के हवाले हमारी मैशत कर दी। और मैं आज आपको एक बड़ी दिलचस्प खबर बताऊं जिसकी आज तस्दीक डॉक्टर कैसर बंगाली ने भी की है। ये जो तरमीम हुई है स्टेट बैंक में, उसका पता सादा उर्दू में मतलब क्या है कि जितनी वसूली होगी रियासत की, उस वसूली में सबसे पहले तो आलमी मालियाती इदारों के कर्जे की सूद इधर कर दें, पहला। उसके बाद आपकी प्रायोरिटी डिफेंस है, वो डिफेंस में कर दें। आखिर में अगर कोई पैसे बचेंगे तो बड्डी साहब या मेरे या जो हम अवाम नास हैं उसकी डेवलपमेंट पे। ये पूरा इकोनॉमिक सेटअप 35 साल से सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने, बेनज़ीर भुट्टो 80 में शुरू करवाया, नवाज शरीफ अरूज कमाल पर ले गए, तमाम हुकूमतें आज इस पे आई हैं कि आज हमारे हाथ ऐसे बांध के इन्होंने हमें उनकी चौखट पर फेंक दिए। अब क्या होगा? कई समय अर्ज कर रहा हूँ, जज साहबान तो जो कहते हैं बेहतर कहते हैं। आपका मुल्क IMF वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी है, आप अपना बजट खुद नहीं बना सकते। इसी महीने के एंड में आपने फिर IMF के पास जाना, उन्होंने इतनी बड़ी फ्रिज दे दिया, ये कीमत बनाई, या आप डिफॉल्ट होंगे या उनकी मर्जी पे किस्तों पे 700 रुपये पैसे लेंगे, और वो पैसे किसी अमीर आदमी ने नहीं देने, जो बड़े बड़े अरब खरबपति बिजनेसमैन है उन्होंने नहीं देने। ये इनडायरेक्ट टैक्स जो लग रहा है ना, आपने कप ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, चेक बुक तो ले ली, चेक काटा, उस पर पैसे मुझे सिर्फ ये बता दें, इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, आसफ अली जरदारी साहब हो, जनेजो हो, जफरुल्लाह जमाली हो, मुशर्रफ साहब हो, बेनज़ीर साहिबा हो, ABCD कोई हो, क्या IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिए बगैर आप एक महीने की सैलरी नहीं दे सकते सरकारी मुलाजमीन को? गिरवी तो आपका मुल्क है, ये कड़वा सच है। हाँ, इसको कैसे निकालना है, आओ मैदान में आके दो टैक्स। अच्छा बड्डी साहब, ये हर बात करते हैं, मिसाल के तौर पे जो लोकल माफियाज ने यहाँ पे कार्टल्स ने कब्जा किया हुआ, वो आपके सामने है, वो हमें लूटते हैं, चीज़ों की कीमतें, बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, वो हमारी खाल उतार रहे हैं। एक वो सेठों के हवाले कर दिया, मिल के ये दोनों हमें खा रहे हैं। लड़ाई किस पे हो रही है? अच्छा फिर कहते हैं यार बुजदार कूड़ा नहीं चुकाता, उसको पैसे होंगे तो चुकाएगा। पर मतलब ये है कि नहीं, बुजदार कूड़ा क्यों चुकाए, उसने डाला ही बड़ा। खैर चलो उठा लेगा, वो तो LMC है ना, एक बाकायदा महकमा है, वो तो वेस्ट मैनेजमेंट कूड़ा उठा लेगी। कई सब ये बताएं, कभी ताकतवर आदमी रोटी आप सुबह लेने जाएं, 2 रुपये, 8 आने महंगे देंगे, आपको पकड़ लेंगे। आपको मैंने बताया था ना, इतने इतने अरबों रुपए के शोरूम है गाड़ियों के, कोई गाड़ी ब्लैक के नाम ऑन दे के बिक रहा है, उनको कोई पकड़ने वाला है? महंगाई तो उनको सूट करती है सेठों को। साहब एक जो उम्मीद की किरण है, जो अभी अभी कुछ दिन पहले किसी बच्चे का नाम है किरण या नहीं, उम्मीद की किरण, जिसे क्या अंग्रेजी कहां से आती है? रे ऑफ होप, रे ऑफ होप। ये तो सिर्फ अमीरों के घर में आती है। मैं अर्ज करता हूं ना, हमें बहुत बड़ी तसल्ली दी है बिलावल भुट्टो साहब ने कि पंजाब को इंशाल्लाह वो ठीक कर देंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आज एक रिपोर्ट आई है, सिर्फ 15,000 स्कूल सिंध में ऐसे हैं जो कि बंद पड़े हैं या चलाए नहीं जा सकते। ये आज मतलब सिंध में जो उन्होंने एक मिसाली कैफियत पैदा कर दी है। पाकिस्तान में स्टेंटेड ग्रोथ का मतलब है लागर मदकूक बच्चे जो है, उसकी जो बड़ी तादाद बलोचिस्तान में है, दूसरे नंबर पर माशाल्लाह सिंध में है, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट। अच्छा मैं इसका आसान हल दे देता हूँ, आप तो बात को बदंगड़ बना देते हैं काजी जी सर। बिलावल भुट्टो साहब 15,000 स्कूल हैं जिनकी दीवारें नहीं है या लागर है। एक काम करें, सेक्रेटरी एजुकेशन का बच्चा वहां पढ़े, MPA का बच्चा वहां पढ़े, MNA का पढ़े, वजीर का पढ़े, बिलावल भुट्टो के खानदान वहां पढ़े। अगर वो स्कूल खूबसूरत तरीन और दुनिया के बेहतरीन स्कूलों में ना शामिल हो तो मुझे पढ़ दें। जब तक आप ये तकसीम रखेंगे, हाकिम वक्त ताकतवर और कमज़ोर के दरमियान इससे ज़्यादा पीसेंगे। आपको सरकारी स्कूल लाहौर में सेंट्रल मॉडल स्कूल हर बड़े बंदे की ख्वाहिश होती थी, अब भूत बंगला बना दिया इन्होंने। चंद लुटेरों ने जो प्राइवेट एजुकेशन का कारोबार करते हैं, ये मनशियात से ज्यादा है। बड़ी साहब और बात सुन लें, सवाल आपसे, प्राइवेट अस्पतालों का मनशियात, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप हेरोइन, कोकीन और भी जितने नशे हैं वो बेचे, इनकी बजाय एक अस्पताल या स्कूल खोल लें। मैं एक ऐसे घटिया आदमी को जानता हूं कि वो स्कूल से अरबों रुपए बना रहा है और पता नहीं क्या क्या कर रहा है। अच्छे स्कूल भी होंगे, देखिए अच्छे और बुराई हर जगह होती है। क्या इन माफिया को एक स्कूल बनाते हैं, अपना एक्सपीरियंस एजुकेशन का एक दिन का नहीं होता, आगे से फ्रेंचाइज देते जाते हैं, मुझे 10 लाख दे दो, मुझे 20 लाख दे दो।
भाई आपने बच्चों से तो गरीब 95% लोगों से तो एजुकेशन छीन ली है। भट्टी साहब यहाँ स्कूल है तो उस्ताद नहीं है, उस्ताद है तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो नहीं, जहाँ स्कूल है एक इस पर जरा तहकीक करवाइएगा। स्कूल पोजीशनें खरीदते हैं कि साड़ा बच्चा देखो पहले नंबर पे आया है, तो जो बच्चे उनका रिजल्ट कम होता है उसको शो नहीं करता था। बिलावल को बोले ये जो स्कूल है इनमें से उधर का एजुकेशन का सेक्रेटरी एमपीए एमए ने इनके बच्चे वहां पढ़ाए। एक भट्टी साहब एक जो काम अच्छा हुआ है वो भी मैं बता दूं। देखिए इंसान नौकरी करे तो उसकी पेंशन लगती है, उन्होंने ख़त्म कर दिया है सिंध में। सिंध में अगर आपकी नौकरी नहीं भी है तो आपको 10 अरब की पेंशन लोगों ने निकलवा ली कि हम राइट देते हैं। क्या हुआ अगर आपने नौकरी नहीं की तो आपका हक है पेंशन। तो आज खबर आई है कि 10 अरब रुपए की पेंशन जो नॉन पेंशनर्स हैं उनकी चलेगी। अब पता नहीं वो कहाँ गई है, इसकी आप तहकीक करवा। पहले तो चेक करें ना वो पैसे गए कहाँ। पहले तो ये चेक करें कराची में, लाहौर में भी कब्जा ग्रुप अरूज पे है। एक आला तरीन अफसर लाहौर का चंद दिन पहले एक मनशियात फरोश और एक जराइम पेशा के घर बैठा था, उसकी उन्होंने बड़ी दावत की, उसको तोहफा भी कीमती दिया। बहरहाल पाकिस्तान में करप्शन, मनशियात फरोशी, नजायज़ काम बुराई नहीं है। इनकी निशानदेही का वाजिबुल कत्ल है हम जैसे लोग। हमें तो मार देना चाहिए, इस आफत को तो ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये जराइम पेशा लोगों की निशानदेही करते हैं। अगर साफ़ी कोई करप्ट है सबसे पहले उसको लटकाए। मैं उसकी फेवर में नहीं हूँ। कादी साहब, ये ऊपर वाले हुक्मरान और ये कौम जो आप 1 अरब रुपए का फिक्रा कहते हैं, इकॉनमी एक सही चलेगी या आवाम की या चंद खानदान। एक बात है, इसके अलावा सब झूठ है। अच्छा बड़ी साहब मैं खबर को बदलता हूँ। आप सुना है मुस्लिम लीग नून एक और जो स्ट्रेटजी पे जा रही है, वो कहती है कि जनाब जरदारी साहब पीएम आप अपना बना लें। यहाँ पे आप जो है वो यहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब आ जाएं। आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सूबे के जो चीफ हमारे उनके साथ बैठ के एक तस्वीर भी बनवानी पड़ेगी, जनाब मैं थोड़े नाल ही बुज़दार साहब के साथ वो कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो ऐसी कुछ स्ट्रेटजी बन रही है या बिल्ली दे ख्वाब छिछड़े हैं? आपके जो मुताबिक मुस्लिम लीग खून, ओ सॉरी माफ चाहता खून, मुस्लिम लीग खून हो गया। क्या कहा था अभी आप? मुस्लिम लीग नून। हाँ नून वो क्या चाहती है कि जनाब जरदारी साहब आप अपना पीएम दे दें, इसको हटाएं। इमरान खान तो हमारी करप्शन के पीछे पता नहीं क्यों पड़ा हुआ है, हालांकि पड़ा हुआ। परवेज़ इलाही साहब दोनों तरफ खेल रहे हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। इतना सच है जितना मेरे सामने काजी सईद साहब मोहतरम बैठे हैं। दूसरी बात, नून लीग ये हुकूमत नहीं जाने, पीपल्स पार्टी ये हुकूमत नहीं जाने देगी। वो छोटी है, गारंटी है 5 साल पूरा कराने की, क्योंकि जरदारी को आपने मैक्सिमम रिलीफ दे दिया है। आप कह रहे हैं वहाँ स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वहाँ नैब उधर कोमे में चले गया हुआ है, सिंध नैब किसी को नहीं पकड़ा। इसका मतलब है कम से कम ये बात तो कन्फर्म हो गई पिछले 13 सालों से कराची में फरिश्तों की हुकूमत है। नैब नहीं ना पकड़ा, एंटी करप्शन नहीं पकड़ा, क्योंकि एंटी करप्शन तो है इधर एंटी करप्शन क्योंकि मौजूदा हुकूमत के तहत है तो मुखालफिन को छेड़खानी कर लेता है, प्यार मोहब्बत कर लेता है, वो तो हक है। कादी साहब ये याद रख ले, जब तक कराची बोर्ड एहतसाब ना होगा और इमरान खान साहब ने खुद उन्हें जाने की जल्दी है, ये मुझे नहीं पता। पीडीएम में इतना दम हम नहीं है कि वो इमरान खान की हुकूमत गिरा सके। जब भी गिरेगी ये अपने वजन से गिरेगी, और अल्लाह रहम करे कुछ लोग कहते हैं कुछ लोगों में तकब्बर आ गया, तो अल्लाह का हुक्म है जिस शख्स में आजिज़ी नहीं मैं उसे आजिज़ कर देता हूँ। तो मैं मानते नहीं कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ बात चले। तो इन्हें अपना किबला पीटीआई को दुरुस्त करना होगा, अवाम की खिदमत की तरफ आना होगा, महंगाई के खात्मे की तरफ आना होगा और गुड गवर्नेंस की तरफ आना होगा। चोरों को चौकीदार बना के ये भी मुहाफ़िज़ नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, इफेक्टिवली जिस हुकूमत से उसकी मेशत ले ली जाए और आप कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन न कर सकें, आप अपना फाइनेंस बिल खुद तैयार न कर सकें, तो आप कहते रहेंगे इमरान खान साहब के पास नहीं है इस मुल्क की मेशत। ये सच क्यों? ये सच सिर्फ डॉक्टर इशफाक हसन खान ने बोला। 2 बड़े देखिए कादी साहब, पिछली 2 हुकूमतें नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की 3 रही, लोगों से उनको उम्मीद ही नहीं थी कि ये बेहतरी करेंगे। उन्हें पता था आए मादी में भी लूटते रहे, हम भी मुबैना तौर पर लूटेंगे। इमरान खान साहब से उम्मीद थी। मैं लातादाद ऐसे लोग जानता हूँ जो वोट डालना गुनाह समझते थे, क्यों में लग के। यार इमरान खान साहब उनकी उम्मीदों की खातिर कुछ तो बेहतरी कर देना, चंद कदम बेहतरी की तरफ उठा तो ले। हम ये तो नहीं कहते 70 साल का गंदा आप एक दिन में। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मुझे ये बता दें, बुज़दार साहब कायम दायम है, कायम यानी पंजाबी में कायम दायम फिट है। तो उसके पास जो करिश्मा है, पंजाब टूट जाए, पंजाब 4 हिस्सों में चले जाए, बुज़दार उस वक्त जाएंगे जब नेशनल हुकूमत जाएगी, यानी कि इमरान खान साहब की हुकूमत को बंद करके बुज़दार साहब खुद ताला लगाएंगे।
अभी तक की मुताबिक आज इस वक्त ठहर दो ना यार 7:41, ये क्योंकि बहुत लोग जोर लगा चुके हैं कि जनाब मेहरबानी करें कि थोड़ी सी बेहतरी ले आए, ये कोशिश कर चुके हैं। कभी चीफ सेक्रेटरी को बदलना है, कभी आईजी को बदलना है। भाई 10 चीफ सेक्रेटरी और आईजी बदल चुके हैं, उनको एक भी चीफ सेक्रेटरी अपनी मर्जी का डीसी नहीं लगा सकता, सेक्रेटरी नहीं लगा सकता। तो भाई फिर उनसे बेचारे का एहतसाब किस लिए ले रहे हो जब उन्हें लगाने नहीं दे रहे? फैसला तो कोई और कर रहा है। तो इस तरह काजी सब नहीं होता। आप मुझे इख्तियार ही कुछ नहीं देते तो मुझसे हिसाब किस बात का मांगते हैं? वो ख्वाजा सराह वाली गल हो ना, साढ़े को हिसाब मांगते हो। बिल्कुल। अच्छा, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बड़ा फैसला तो खुदा करके उनको आज कल हमारे शिबली साहब कह रहे थे जी हम निकाल रहे हैं शेख अख्तर हुसैन साहब को, मगर इतनी देर के बाद, और फिर अगर आपने कीमतें महंगी करनी है, ये काम तो वो बखूबी कर रहे थे, उनको रहने दें। और जो CEO साहब को जो आपने एक्सटेंशन दी है 3 महीनों की, वो क्या लीगल है? वहाँ पे परमानेंट सीट पे परमानेंट बंदा क्यों नहीं बिठाते? कौन से बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो इसमें ठीक नहीं होने दे रहे इस दवाई के मामले को? ब्रेक के बाद आपको ये खुशरुबा कहानी सुनाएंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, कहते हैं कि हेरोइन से ज़्यादा ख़तरनाक काम लाइफ सेविंग ड्रग्स में हेरा फेरी करना, उनकी कीमतें बढ़ाना है। कैसे मुल्क में जहाँ आपकी जो मिनिमम कम से कम जो आपकी तनख्वाह है 15,000 भी नहीं है, ना मिलती हो आम आदमी को। भट्टी साहब, एक तो आपको ये बताऊँ मुबारक हो कि आपके 2 साल की स्ट्रगल के बाद आखिरकार एक जाली डिग्री वाले जो अख्तर हुसैन शेख साहब हैं, उनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिबली साहब ने उनको हटवाया है। तो हो सकता है फिर दोबारा आ जाए, वो सुना हिस्सा पूरा देते हैं। मजे की बात बताऊं, एक प्रोग्राम में आमिर खाकवानी साहब मेरे साथ आगे, बदामी साहब के प्रोग्राम में, और मैंने कहा यार उस बंदे का पता, कहते वो बहुत अच्छे आदमी है, पता नहीं कौन सी अच्छाई शेयर करते थे। यार देखिए, करप्शन वो होती है जो आपका मुखालफ करे, जो आपका हिस्सेदार करे, वो करप्शन अच्छा वो नहीं होती। आज के बाद हम उसे करप्शन नहीं कहेंगे। आज आगे बढ़ते हैं। अब भट्टी साहब, आज इन कीमतों में बहुत इजाफा हुआ, दवाइयों की कीमतों में, और बहुत सी, जफर इकबाल मिर्जा साहब भी थे यहाँ पे, वो अब नहीं रहे, यानी वजारत में नहीं रहे। अब भट्टी साहब, इंसुलिन की कीमतों में तकरीबन 1,000 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है, और यहाँ पे तकरीबन हर दूसरे आदमी को तीसरे आदमी को कह लें गुर्दों की बीमारियाँ इस शुगर की वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हैं। एक शहबाज शरीफ साहब का अच्छा काम था कि नवार्टिस के साथ मिलके आपने मुझे खबर देनी थी इस हवाले से। अच्छा काजी साहब, तो पहले ये शुगर है ना 3,000 था शहबाज शरीफ साहब के दौर में। नई जो तब्दीली सरकार आई है मोहतरम इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब की, वो 7-8 हज़ार रुपये चले गई है कीमत। 3,000 रुपये से 7-8 हज़ार रुपये। और हर दूसरा तीसरा मर्द, अल्लाह रहम करे, सबको शफा दे, कैंसर का है। हाँ शहबाज साहब, आज आप भी काबिल तहसीन है, हम आपको भी सलाम करते हैं। हमारा फ़र्ज़ है किसी जमात को गलत नहीं करना। शहबाज शरीफ साहब ने एक बाहर की कंपनी के साथ मिलकर कैंसर के मरीजों को फ्री मेडिसिन देते थे, जिसे मौजूदा हुकूमत ने एग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया, वो बंद हो गई। मुस्तहिक मरीजों को देते, मुस्तहिक गरीब लोगों को ना, और देना है, तो उनको शहबाज शरीफ साहब ने एक एग्रीमेंट किया था फ्री, जो जिंदगी में एक रोटी नहीं खाते उनको फ्री। इस हुकूमत ने वो भी छोड़ा। अब मुझे ये बताएं, क्या इमरान खान साहब हमारा ये हक नहीं है? और वो लोग एहतजाज कर रहे हैं जिन्हें पहले ये फ्री दवाइयां मिल रही थी, बचाने वाली हैं, आप उनकी कीमतें इतनी कर दी हैं कि वो अगर वो दवाइयां खरीदे तो खाना नहीं खा सकते, बेलिबास हो जाएंगे, बगैर छत के हो जाएंगे। खुदारा कोई तो काम कर जाए, कोई तो गरीब आदमी के लिए काम कर जाए यार। कुछ आपकी, या अगर कोई गलती से किसी ने कर ही दिया था तो उसको कंटिन्यू करते। हुआ ये है कि उनके साथ इन्होंने मुआहिदा अपना रिन्यू नहीं किया। अब वो लोग 4-5 हज़ार जितने लोग हैं, वो बेचारे कहते हैं यार मर रहे हैं, हमें पहले दवाइयां मिल रही थी, हमें दवाइयां नहीं मिल रही। अब काजी साहब, मुआहिदा इन्होंने नहीं किया, मरेगा तो गरीब आदमी, अमीर आदमी तो फिर इलाज बाहर जाके करा लेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा, उस बंदे को फायर कर देना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान को नौकरी पे नहीं रहना चाहिए, जिसने इसमें कोताही की है कि कैंसर के मरीज के लिए जो फ्री दवाइयाँ थी, शुगर की आपने दवाइयाँ महंगी कर दी, किडनी की आपने कर दी, आपने तो भट्टी साहब बीमारी भी नौज बिल्ला आपने जुल्म बना दिया। वो तो रब की तरफ से आती है। देखें भट्टी साहब, ये जो अभी थोड़ी देर पहले आपने स्टोरी की थी कि आपकी वसूलियों के पहले तो उनको देना जो बाहर के हैं, और फिर हमारी डेवलपमेंट होगी। और उसके बाद आपने ये किया कि रेगुलेटरी अथॉरिटी में एक आदमी ने पॉइंट आउट किया, एक बंदा पॉइंट आउट करता है कि ये जो हामला औरतों को इतने मिलियन टीके आपने मार्केट किए हैं, ये 2 नंबर हैं। पाकिस्तान का चीफ ड्रग इंस्पेक्टर कहता है कि ये टीके वापस लो, वो टीके लगते हैं।
और नतीजा क्या निकलता है कि वो चीफ ड्रग इंस्पेक्टर पर झूठे चार्जेस लगा के उसे नौकरी से बाहर कर दिया। साहब ये क्या लोग हैं ये इंजेक्शन लगाने वालों ने जिसकी इजाजत दी थी, इसको पकड़ के उल्टा लटकाते मीनारे पाकिस्तान, और उसको एहसास होता कि इनकी जिंदगी इंसान है, एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये आप कातिल की निशानदेही कर रहे हैं। ये कल आपको वो शायद खत की कॉपी भी दिखा दूं जो खत लिखा था उस वक्त के चीफ ड्रग इंस्पेक्टर ने कि ये टीके नहीं लगने चाहिए। असलम अखवानी साहब का दौर था, वो लगे, और जिन्होंने पॉइंट आउट किया उस बंदे पे 86 पर्चे हुए और वो अंदर रहा। उसकी कहानी कल सुनाएंगे। इजाज़त दें, अल्लाह। आज हमारा आखिरी दिन है हफ्ते का, मंडे को सुनाएंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।